दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। में आज देखेंगे इस वीडियो में हम इस बारे में देखेंगे कि भारतीय संविधान के जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, जो पेपर में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। तो ध्यान रखना, ये क्या है, भारतीय संविधान में महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन से हैं, इस टॉपिक पर ये वीडियो बनाई जा रही है। ठीक है, तो ध्यान रखना। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जब भारत का संविधान लागू हुआ, यानी कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। तो उस समय भारतीय संविधान में कितने भाग थे? 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ हैं। देखो, इसमें 12 अनुसूचियाँ कर रखा है ना, लेकिन 8 अनुसूचियाँ थी। लेकिन वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12 अनुसूचियाँ हैं। कई कहते हैं कि 22 भाग नहीं है, आज तो 25 भाग हैं। लेकिन 25 भाग वैसे हैं, जैसे इसमें क्या है, जैसे 4 के मौलिक कर्तव्य जिसमें दे रखा है, 4 के भाग 4 के, तो ये मौलिक कर्तव्य है। यानी के, जहाँ भी आपको के मिल जाए, ख मिल जाए, ए मिल जाए, बी मिल जाए, तो इसका मतलब ये है कि भारतीय संविधान में इसको क्या करा गया है, जोड़ा गया है। ध्यान रखना। तो चलो शुरू करते हैं कि भारत का जो संविधान है, विश्व का सबसे अनोखा संविधान है। क्यों माना जाता है? क्योंकि ये एक ऐसा संविधान है जो कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान होने का गौरव प्राप्त है और इसमें विभिन्न भाषाएं, जाति, धर्मों के लोग रहते हैं, जिसको इस संविधान ने संजो कर रखा है। कई देशों के संविधान 25-25, 30-30 सालों में क्या हो गए, परिवर्तन हो गए। लेकिन भारत का संविधान है जो आज भी संशोधन होते हैं और उनके बाद ये बरकरार है। ठीक है, तो सबसे पहले भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 देखते हैं। तो भारत का संविधान का अनुच्छेद 1 यानी भाग 1 देखते हैं। सबसे पहले भाग 1 अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। क्या दे रखा है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र दे रखा है। संघ और उसका राज्य क्षेत्र का मतलब है कि भारत के अंदर कितने राज्य, यानी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश का जो उल्लेख है वो किस में दे रखा है? भाग 1 में दे रखा है। भाग 1 आ जाए, भाग अनुच्छेद 1 आ जाए और अनुसूची 1 आ जाए, तीनों ही चीज़ें ये किससे संबंधित है? राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। ध्यान रखना। तो भाग 1 तो याद समझ में आ गया। अब भाग 1 अनुच्छेद 1 में दे रखा है भारत राज्यों का संघ है, यानी भारत राज्यों का संघ है। याद रखना, संघ शब्द ये नहीं है, यूनियन शब्द का याद रखना, यूनियन याद रखना। अगर यूनियन आ जाए तो यूनियन पर आप क्लिक कर देना, यूनियन ही ठीक होगा आंसर। ठीक है, अनुच्छेद 2 कह रहा है कि भारत में नए राज्यों के प्रवेश का प्रबंध, यानी नए राज्यों का अगर हमें प्रवेश करना है, इस बारे में हमें अनुच्छेद 2 में बताया गया है। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं हम सिक्किम का। सिक्किम जो है ना, 1975 से पहले, सिक्किम 1975 से पहले भारत का हिस्सा नहीं था, बल्कि इसको 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा भारत का हिस्सा बनाया गया था। क्यों? सिक्किम एक अलग राज्य, अलग देश था, लेकिन सिक्किम भारत में मिलना चाहता था, इसीलिए हमने संशोधन किया और भारत में मिला लिया। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 2 के तहत हमने क्या कर लिया, इसको मिला लिया। ठीक है, उसके बाद है अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 में क्या दे रखा है? अगर किसी राज्यों के क्षेत्र, सीमाएं और नाम में परिवर्तन करना है या नए राज्य का निर्माण करना है, तो वो किसके तहत होगा? अनुच्छेद 3 के तहत होगा। ध्यान रखना, अनुच्छेद 3 के तहत ही वो क्या होगा। ठीक है, याद रखना है। जिसमें क्या है? नागरिकता का प्रावधान दिया गया है। नागरिकता का प्रावधान मतलब ये है कि भारत के नागरिक कौन होंगे, कैसे भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है और कैसे भारत की नागरिकता को छोड़ा जा सकता है। तो आप ये ध्यान रखना कि भारत में जो है 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है और 3 प्रकार से नागरिकता को क्या कर सकते हैं? त्याग कर सकते हैं। बस इतना ही याद आपको रखना है, इससे ज़्यादा नागरिकता से आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अनुच्छेद ध्यान रखना, 5 से 11 में दे रखा है भाग 3। भाग 3 में दे रखा है। तो ये ध्यान रखना, मूल संविधान का मतलब है जब संविधान बना और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तो उस समय के संविधान को बोलते हैं मूल संविधान। ठीक है, ध्यान रखना। तो मूल संविधान में
कितने मौलिक अधिकार थे? 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है? 6 मौलिक अधिकार है। यानी किस मौलिक अधिकार को हटा दिया गया है? संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा क्या कर दिया गया है? मौलिक अधिकारों की सूची से निकालकर कानूनी अधिकार घोषित कर दिया गया है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम हमारे जो 6 मौलिक अधिकार हैं वो एक बार शॉर्ट फॉर्म में देख लेते हैं। सबसे पहला समानता का अधिकार, कानून के समक्ष सभी समान होंगे, ये समानता का अधिकार दे रखा अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24, ध्यान रखना। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, कहाँ तक है? अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक में वर्णन है। संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार, यानी अल्पसंख्यकों को संस्कृति और शिक्षा संबंधी कुछ अधिकार दिए गए हैं अनुच्छेद 29 और 30 में, ध्यान रखना। 31 में क्या दे रखा था? 31 में संपत्ति का अधिकार दे रखा था, लेकिन संपत्ति का अधिकार आज एक मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि एक क्या है? कानूनी अधिकार है। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको हटाया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, छठा मेरा मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद उपचारों का अधिकार। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है अनुच्छेद 32 के तहत, और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है, जिससे हमारे मौलिक अधिकारों की क्या होती है? रक्षा होती है, ध्यान रखना। उसके बाद अनुच्छेद 13 में क्या दे रखा है? अनुच्छेद 13 में दे रखा है मूल अधिकारों से असंगत उनका अल्पीकरण करना, यानी ये दे रखा है कि जो भी भारत का संविधान लागू होने से पहले जो भी कानून थे, जैसे हिंदू बिल एक्ट हो गया, मुस्लिम लॉ हो गया, ये सभी कानून यूं ही चलते रहेंगे। CRPC हो गया, IPC हो गया, ये सभी कानून चलते रहेंगे। लेकिन अगर इन कानून ने मौलिक अधिकारों का हनन करा तो उस कानून को क्या कर दिया गया? उसी टाइम समाप्त कर दिया जाएगा। जैसे 3 तलाक का मुद्दा था, तो ये क्या करता था? ये हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करता था, इसीलिए इसको हमने क्या कर दिया? समाप्त कर दिया है। ठीक है, ध्यान रखना। अनुच्छेद 14 में क्या कर रखा है? विधि के समक्ष समानता, यानी कानून के समक्ष सभी समान है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो आम नागरिक हो, सभी के लिए कानून समान है। लेकिन हमने कई बार कुछ हम अधिकार, जैसा हमारा कुछ अपवाद होते हैं, हम क्या करते हैं? किसी को विशेष अधिकार दिया जाता है संविधान के तहत, ताकि हमारे जो नीति राष्ट्रपति हो वो अपना कार्य सुचारू रूप से कर सके, ध्यान रखना। अगला नेक्स्ट, अवसर की समानता, यानी कि सभी को समान अवसर मिलना चाहिए। ठीक है, अनुच्छेद 17 में क्या दे रखा? असमप्रसता का अंत, यानी किसी के साथ भी छुआछूत का व्यवहार नहीं किया जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 19 में क्या दे रखा है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी बोलने की स्वतंत्रता दिया गया है। बोलने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में दिया गया है। अनुच्छेद 19 में ये हमें क्या दे रखा? प्रेस की स्वतंत्रता दिया गया है, प्रेस की स्वतंत्रता दिया गया है। और क्या दे रखा है इसमें? हमें कहीं भी घूमने की, व्यापार करने की, संघ बनाने की, सभा करने की स्वतंत्रता इसमें दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में क्या दे रखा है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यानी कि लाइफ की जो स्वतंत्रता है, हमें प्राइवेसी की जो स्वतंत्रता है, निजता का अधिकार भी इसी में आता है, ये ध्यान रखना। ये है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 है। अनुच्छेद 21 क्या, यानी 21A, इसका मतलब ये है कि इसको ए आया ना, तो मैंने बताया था के आए, खे आए, ए आए, बी आए, कुछ भी आए, इसका मतलब है ये संविधान संशोधन के तहत ही जोड़ा गया है। अनुच्छेद 21 क्या में क्या है? शिक्षा का अधिकार दे रखा है, 21 संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा क्या किया गया है? शिक्षा के अधिकार को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के में क्या करा गया है? जोड़ा गया है, ध्यान रखना। अनुच्छेद 25 में दे रखा है अंतःकरण किसी भी धर्म को, मतलब ये दे रखा है किसी भी धर्म को अपना सकता है, प्रचार प्रसार कर सकता है, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है, प्रचार प्रसार कर सकता है, लेकिन दूसरे के धर्मों को इससे कोई भी हानि नहीं होनी चाहिए। अनुच्छेद 30 में क्या कह रहा है? अनुच्छेद 29 में भी यही है
कि अल्पसंख्यक अपने संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार दिया गया 29-30, यानी कि जो अल्पसंख्यक है वो अपनी शिक्षण संस्थाएं को स्थापना कर सकते हैं, उनका प्रशासन कर सकते हैं, जैसे मदरसा हो गया, गुरुकुल हो गए, ये शिक्षण संस्थाएं खोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या वर्णन होता है, तो अनुच्छेद 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, जिससे सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, यानी उच्चतम न्यायालय 5 प्रकार के, कितने प्रकार के, 5 प्रकार के रिट जारी करता है। और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट रिट जारी करता है 5 प्रकार के, ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद है अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में क्या दे रखा है, ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में दिया गया अनुच्छेद 40 में, ध्यान रखना। ठीक है, देखो ये हम भाग 4 में आ गए हैं। भाग 4 कहाँ से कहाँ तक है, भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक में दिया गया है, ध्यान रखना। अनुच्छेद 44 क्या कहता है, अनुच्छेद 44 कह रखा है समान नागरिक संहिता, यानी कि सभी के लिए एक समान कानून की व्यवस्था को बनाए रखना है। लेकिन वर्तमान में समान नागरिक संहिता भारत के सिर्फ गोवा राज्य में ही, गोवा राज्य में क्या है, लागू है। ये आज वर्तमान में चर्चा का विषय बना रहता है। अनुच्छेद 45 में क्या दे रखा है, 6 वर्ष से कम आयु के बालकों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा, यानी इसमें ये है, इसमें 6 से 14 वर्ष, 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को क्या देना, राज्य का दायित्व है कि वो उन्हें निःशुल्क शिक्षाएं प्रदान करे। ठीक है, नेक्स्ट अनुच्छेद दे रखा है अनुच्छेद 47 में दे रखा है पोषण आहार के स्तर को बढ़ाना, जीवन स्तर में सुधार करना, और क्या करना है, शराब पर प्रतिबंध लगाना, नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध लगाना। ये किस में दे रखा है, अनुच्छेद 47 में। क्वेश्चन आएगा नशीले पदार्थों पर जो प्रतिबंध लगाया जाता है वो किस अनुच्छेद के तहत राज्य सरकार लगाती है। जैसे हमने देखा है कि बिहार में क्या है, बिहार में शराबबंदी किया गया में, वर्तमान में शराबबंदी किया गया है, तो ये किस अनुच्छेद के तहत किया गया, अनुच्छेद 47 के तहत किया गया है। अनुच्छेद 48 में क्या दे रखा है, कृषि एवं पशुपालन को बढ़ावा देना, यानी कि ये कृषि एवं पशुपालन को बढ़ावा देना, और दुधारू पशुओं के वध पर दूध देती है जिससे हमें आर्थिक रूप से कोई लाभ होता है, पर क्या करना, उन पर क्या नाम है, प्रतिबंध के लिए कानून बनाए गए, जैसे हरियाणा में 6 से लेकर 10 साल तक कुछ है। 48 के है, ध्यान रखो 48 था ना, 48 के है, इसको 42वां संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और संस्थाओं वस्तुओं का संरक्षण करना, यानी ये है राष्ट्रीय महत्व की जो धरोहर है, इमारतें हैं, पुरातत्व संबंधी जो भी हमारे पास है, उसका क्या करना, हमें उसका हमें संरक्षण प्रदान करना है, उसको बचा कर रखना है, ताकि आने वाली पीढ़ी को ये उपयोग में लाया जा सके। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 में दे रखा कार्यपालिका से न्यायपालिका को क्या किया गया, अलग किया गया, यानी कार्यपालिका न्यायपालिका के कार्य में हस्तक्षेप ना करे, इसके लिए अलग व्यवस्था किया गया। अनुच्छेद 51 में क्या दे रखा है, अंतर्राष्ट्रीय शांति के बारे में दे रखा है। क्वेश्चन आएगा अनुच्छेद 51 में क्या दे रखा है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बारे में दिया गया है। ठीक है, संविधान में नहीं था, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं था। वर्तमान में जब इसको जोड़ा गया तो उस समय 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 11वां कौन सा है, शिक्षा का अधिकार। इसमें ये दे रखा है 6 से 14 वर्ष की आयु को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना माता पिता या अभिभावक का कर्तव्य है। ये भी 86वां संशोधन 2002 के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। उसके बाद नेक्स्ट है
नेक्स्ट है भाग 5। भाग 5 52 से लेकर 151 अनुच्छेद तक दे रखा है। भारतीय संविधान के 22 भागों में सबसे बड़ा भाग कौन सा है? भाग 5 है। इसमें क्या दे रखा है? ये सबसे बड़ा भाग क्यों है? क्योंकि इसमें संघ के बारे में दे रखा है। भाग 5 हमें संघ के बारे में बताती है। अगर हम इसको मैं आपको बिल्कुल सही से याद करने का इसका तरीका बताऊंगा, आप कभी भूलोगे ही नहीं कि भाग 5 में क्या क्या दिया गया है। ठीक है, उसके बारे में बाद में देखेंगे। भाग 5 में राष्ट्रपति के बारे में सबसे पहले अनुच्छेद देखेंगे। अनुच्छेद 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है। अनुच्छेद 53 यानी संघ जो संघ कार्यपालिका है, जो संघीय कार्यपालिका है, जितनी भी शक्तियां वो राष्ट्रपति में निहित होगी। शक्ति कार्य बता रखा है। 54 अनुच्छेद 54 में दे रखा है राष्ट्रपति का निर्वाचन। यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा? अप्रत्यक्ष विधि से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत एकल सक्रिय मत पद्धति से किया जाएगा। इसमें कौन कौन भाग लिया? जैसे कौन कौन? जैसे लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया बता रखा है। यानी कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाएगा वो अनुच्छेद 61 में बताएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है अनुच्छेद 61, ध्यान रखना। अनुच्छेद 61 बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की 5 जो समाधान शक्तियां हैं, यानी कि राष्ट्रपति किसी को क्या होता है, फांसी की सजा को रुकवा सकता है, किसी के भी सजा को कम कर सकता है। तो ये राष्ट्रपति के किस अनुच्छेद के तहत मिला है ये चीजें? तो अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को ये प्रावधान दिया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 123 में क्या दे रखा है? अध्यादेश जारी करना। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति क्या करता है? अध्यादेश जारी करता है। अध्यादेश जारी का मतलब ये है, मान लो लोकसभा राज्यसभा में से कोई भी सदन एक क्या है, एक स्थायी सदन है, ये तो कभी भंग नहीं होगी। लेकिन लोकसभा भंग हो जाती है, सरकारें टूट जाती हैं, तो इस समय हमारे पास एक विकल्प है कि हमें कानून की अगर आवश्यकता होगी और राज्यसभा और लोकसभा क्या कार्य करे नहीं होंगे, तो उसके लिए हम राष्ट्रपति कानून बना सकता है, अध्यादेश जारी कर किसी कानून को बना सकता है। ठीक है, ध्यान रखिए, ये अल्पकालीन कानून होता है, उसके बाद संसद में इसको पास करवाना जरूरी होता है। अनुच्छेद 143 में सुप्रीम कोर्ट से सलाह, यानी कि राष्ट्रपति जो है ना किसी भी विधि यानी किसी भी कानूनी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकती है, लेकिन वो इसको माने या ना माने ये राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 में दे रखा है राष्ट्रपति की सहायता व सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। अनुच्छेद 74 में दे रखा है, यानी प्रधानमंत्री के बारे में। अनुच्छेद 75 में दे रखा है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा तथा प्रधानमंत्री की सलाह पर शेष मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। ध्यान रखना, राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? प्रधानमंत्री। अनुच्छेद 75 में मंत्री परिषद जो है ना लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के उत्तरदायी होती है मंत्री परिषद। ठीक है, ध्यान रखना। अनुच्छेद 74 याद रखना। उसके बाद क्या है? अनुच्छेद 74 में आपको पता लग गया, जैसे कि प्रधानमंत्री के बारे में हमने देखा। अनुच्छेद 74 में क्या दे रखा? मंत्रिमंडल। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री के बारे में बता रखा है। अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी के बारे में बता रखा है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी होता है, ध्यान रखना। अनुच्छेद उसके बाद है संसद। अब ये तो हो गया हमारा कार्यपालिका के बारे में था, ये कार्यपालिका हमारा निपट गया। उसके बाद आ जाता है विधान पालिका। विधान पालिका में हमारे संसद के बारे में हमने पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले अनुच्छेद 79 में क्या दे रखा है? संसद के बारे में दे रखा है कि भारत की संसद होगी। उसमें अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के बारे में दे रखा है और अनुच्छेद 81 में क्या दे रखा है? लोकसभा के बारे में। देखो इसको कैसे याद करेंगे? सरला से याद करेंगे या सरल से याद करेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखो, स से संसद, र से क्या होगा? राज्यसभा और ल से क्या हो जाएगा? लोकसभा। संसद 79, राज्यसभा 80 और लोकसभा 81। इन अनुच्छेदों में इनका वर्णन दिया गया है, ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट है अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 110 में क्या दे रखा है? धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। तो क्वेश्चन आता है धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 110 में है। ठीक है, अनुच्छेद 112
वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में दे रखा है, यानी बजट। बजट शब्द का संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है, इसके लिए हमें वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रयोग किया गया है, ध्यान रखना। अनुच्छेद 123 मैंने बता दिया कि संसद के 70 में ना होने पर राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, यानी जब संसद 70 में ना हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर किसी विषय पर कानून बना सकता है। ये भी हमने करा था। अनुच्छेद 143 की उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्तियाँ दे रखा है कि किसी विषय पर राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श कर सकता है। उसके बाद है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति के बाद में आपको यही याद रखना है कि अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 64 राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करेंगे। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं जो कि राज्यसभा के लिए कार्य करेंगे। उसके बाद आएगा भाग 6। भाग 6 कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक क्या है, भाग 6 दिया गया है, जिसमें राज्य के बारे में बताया गया है। सबसे पहले राज्यपाल के बारे में देखेंगे। अनुच्छेद 153 राज्यपाल यानी राज्य का राज्यपाल होगा, ठीक है। अनुच्छेद 154 उसके शक्ति व कार्य के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 155 में उसके निर्वाचन के बारे में बताया गया है। जैसा हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ते हैं वैसा राज्यपाल के बारे में भी बिल्कुल सेम होता है, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत अंतर इनमें पाया जाता है। उसके बाद अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति, यानी राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया जाता है? राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, ध्यान रखना है। अनुच्छेद 161 में क्या दे रखा है? दंडादेश यानी समाधान शक्तियाँ। जैसे हमने राष्ट्रपति के पढ़ा था, अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति समाधान शक्तियाँ के बारे में बता रखा है। उसी प्रकार राज्यपाल भी अनुच्छेद 161 के तहत क्षमा कर सकता है, लेकिन मार्शल कानून होगा उसको नहीं कर सकता, और जो है फांसी की सज़ा को नहीं रुकवा सकता, यानी मृत्यु दंड को रुकवा नहीं सकता। बस यही है, उसको दंडोदेश को क्षमा करना, निलंबन और परिहार, बस यही है, लघुकरण करना, बस राज्यपाल की शक्तियाँ दे रखी है, ध्यान रखना। अनुच्छेद 163 राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा। जैसे हमने अनुच्छेद किस में पढ़ा था? ये 74 में यही बात पढ़ा था, जो कि हम अनुच्छेद 163 में पढ़ रहे हैं। 169 में राज्य के विधान परिषदों का यानी विधान परिषद के बारे में बता रखा है, 169 में दे रखा है, ठीक है। उसके बाद है अनुच्छेद विधेयक पर अनुमति देने की राज्यपाल की शक्ति, यानी कि राज्यपाल किसी विधेयक पर कैसे अनुमति देता है। जैसे हमने वीटो शक्ति अनुच्छेद 111, ध्यान रखना, राष्ट्रपति की वीटो शक्ति कौन सा? अनुच्छेद 111 में दे रखा है, वैसा ही किसमें है? अनुच्छेद 200, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 213 ये विधानमंडलों के 70 ना होने पर राज्यपाल क्या करता है? अध्यादेश जारी करने की शक्ति राज्यपाल को दिया गया है। जैसे हमने क्या पढ़ा था? राष्ट्रपति भी हमने 123 अनुच्छेद पढ़ा था, जो कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति को देता है। उसी प्रकार अगर हम इसको 123 को 213 कर देते हैं, यानी कि 2 को इधर कर देते हैं, 1 को इधर कर देते हैं, यानी पलट देते हैं रकम, तो वही चीज़ें हम पढ़ेंगे, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय क्या करती है? रिट निकाल सकती है। मैंने बताया था, अगर किसी नागरिक का क्या हो, मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो वो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट में जा सकता है। ये क्या करेगी? 5 प्रकार के रिट जारी कर देगी, जिससे हमारे मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी लेती है। उसके बाद है अनुच्छेद 239A, ये दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध का प्रावधान किया गया है इस अनुच्छेद में। उसके बाद है अनुच्छेद 249, इसमें क्या दे रखा है? राज्य सूची के किसी भी विषय पर राष्ट्रीय हित में कानून बनाने की संसद की शक्ति, यानी राज्य सूची में अगर कोई विषय दिया गया, सूची हमारे भारतीय संविधान में 3 है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पर कानून बनाने की शक्ति जो है संघ सरकार यानी केंद्र सरकार को है। राज्य सूची पर विषय कानून बनाने का जो अधिकार है वो किसको दिया गया है? राज्य सरकार को। और समवर्ती सूची में दोनों को अधिकार दिया गया है, लेकिन अगर दोनों में तो केंद्र सरकार मान्य होगा। तो ऐसा कहा गया है कि
209 है जो राष्ट्रीय हित के लिए महत्व है, तो उस पर संसद कानून बना सकती है। अनुच्छेद 162 नेक्स्ट है अनुच्छेद 262, 249 था ये, अब 262 अंतर्राज्यीय नदियों नदी घाटियों जल संबंधी विवादों का न्यायीकरण, यानी कि नदी जल विवाद होता है उसके लिए हमने क्या बनाया है, न्याय निर्णय बनाया है, उसका है अनुच्छेद 262। अनुच्छेद 263 में क्या है, अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध, अंतर्राज्यीय परिषद के गठन के बारे में इसमें बताया गया 263 में। अनुच्छेद 280 इसमें वित्त आयोग के बारे में बताया गया कि वित्त आयोग का गठन कैसे होगा, प्रत्येक 5 साल बाद वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। अनुच्छेद 300A मैंने बताया था कि संपत्ति का अधिकार आज वर्तमान में कैसा अधिकार है, ये एक कानूनी अधिकार है। कैसा अधिकार है, कानूनी अधिकार है, ध्यान रखना। अनुच्छेद 311 संघ राज्य के अधीन सिविल हैसियत में नियोजित व्यक्तियों पद से हटाए जाने के यानी सिविल सेवा के बारे में बताया गया है, वो भी कैसा, नौकरी के बारे में। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाएं के बारे में बताया गया है, और अनुच्छेद यूपीएससी संघ और राज्य के अधीन लोक सेवा, यानी कि संघ लोक सेवा आयोग, इसी में दे रखा है अनुच्छेद 315 में, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 324 इसमें निर्वाचन आयोग के बारे में, निर्वाचन के बारे में बताया गया है, निर्वाचन आयोग की कार्य शक्ति जो भी है इसमें बताया गया है। अनुच्छेद नेक्स्ट है अनुच्छेद 330। अनुच्छेद 330 में क्या दे रखा है, लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थान आरक्षण किया गया है, यानी कि लोकसभा की सीटें हैं उनमें कितना कितना स्थान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को प्राप्त होगा, इसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है इसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में, गठन के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 338A इसको राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में इसमें बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 340। अनुच्छेद 340 में पिछड़े वर्गों की दशाओं के लिए आयोग की गठन, यानी ओबीसी आयोग का गठन की बात की गई है। अनुच्छेद 350 में दे रखा है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा, अनुच्छेद 350 में दे रखा है। उसके बाद राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ दे रखी है, अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल दे रखा है, यानी जिसको राष्ट्रीय आपात बोलते हैं, यानी कि बाहरी आक्रमण युद्ध की स्थिति में राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है। अनुच्छेद 356 में क्या दे रखा है, राज्य आपात, यानी राष्ट्रपति शासन, राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दिशा में उपबंध दे रखा है राष्ट्रपति शासन के बारे में। अनुच्छेद 360 में क्या दे रखा है, वित्तीय आपात, वित्तीय आपात आज तक नहीं लगा है, राष्ट्रीय आपात 3 बार लगा है, और राज्य आपात तो कई बार लगते ही रहते हैं, ठीक है। उसके बाद है अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन करने की शक्ति संसद को दिया गया है, ठीक है, यानी कि अगर हमारे संविधान में कुछ पैसे प्रावधान है जिसमें संशोधन करने की आवश्यकता है तो उसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन वो संशोधन संविधान की मजबूती को प्रदान करे इसके लिए होना चाहिए। अनुच्छेद 108 में क्या दे रखा है, अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था की जा रखी है, यानी संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है, जब राज्यसभा और लोकसभा के बीच मतभेद हो जाता है किसी कानून को लेकर, लेकिन उस कानून को पास करवाना अति आवश्यक है, तो उन दोनों के लिए उनकी राय सुनने के लिए संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था किया जाता है। संयुक्त अधिवेशन की क्वेश्चन आता है, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका दे रखा है संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में देखते हैं। सबसे पहले मुख्यमंत्री, मैंने बताया था अनुच्छेद 163 में मंत्रिमंडल है, अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री के बारे में बता रखा है, अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता के बारे में बता रखा है। जैसे मैंने बताया था कि सेंटर में 76 में अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी होता है, वैसे ही अनुच्छेद 165 के तहत महाधिवक्ता होता है राज्य में। अनुच्छेद 168 में क्या दे रखा है, विधानमंडल के बारे में दे रखा है। अनुच्छेद 170 विधानसभा के बारे में दे रखा है, गठन विधानसभा के, और अनुच्छेद 175 में विधान परिषद के बारे में दिया गया है, ध्यान रखना। उसके बाद है सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय। भारत में एक ही सुप्रीम कोर्ट है जो कि दिल्ली में स्थित है, ध्यान रखना। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट का गठन की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 131 में सुप्रीम कोर्ट के अधिकारों के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 148
इसमें कैग यानी कंट्रोलर एडिटर जनरल यानी कि बारे में बता रखा है कि जो कंट्रोलर एडिटर जनरल है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान के जो न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश, उनको आप कमेंट में आंसर बताएंगे कि मुख्य न्यायाधीश कौन है। वर्तमान में 34 न्यायाधीशों की जज पीठ सुप्रीम कोर्ट में काम कर रही है। ठीक है, ध्यान रखना। अनुच्छेद एक अनुच्छेद याद रखना, एक अनुच्छेद है 129। अनुच्छेद 129 कहता है सुप्रीम कोर्ट जो है ना कैसा है, एक अभिलेख न्यायालय है, यानी कि इसका जो है ना अभिलेखों के तौर पर इसके निर्णय को रखा जाएगा। ध्यान रखना। उसके बाद हाई कोर्ट, वर्तमान में 25 हाई कोर्ट हैं भारत में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग, 2 राज्यों के एक हाई कोर्ट भी हो सकता है, जैसे हरियाणा और पंजाब के एक हाई कोर्ट है जो कि चंडीगढ़ में स्थित है। अनुच्छेद 214 में हाई कोर्ट की व्यवस्था, जैसे 124 को पलट दिया जाए तो 214 बनता है। राज्यों के लिए हाई कोर्ट की व्यवस्था है, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट आपका दे रखा है। अब देखो ये लास्ट है, देखते हैं इसके बारे में। जैसे अब थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में है कि संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद में है निर्वाचन आयोग के बारे में दे रखा है 324। मैंने पहले ही पढ़ा दिया कि 320 जो में निर्वाचन आयोग के बारे में दे रखा है। उसके बाद राजभाषा, अनुच्छेद 343, देखो मैं अनुच्छेद ले गया है, ठीक है ना। अनुच्छेद 343 हिंदी लिपि देवनागरी लिपि इसमें बता रखा है। आपातकाल, अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय 352, 356 में राष्ट्रपति शासन और 360 में वित्तीय आपातकाल बताया गया है। संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 में बताया गया है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये आज आपको मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन को करा दिया है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो बहुत कामगार रहेगी, प्रत्येक जो आप कोई भी एग्ज़ाम दो उसमें क्या है अनुच्छेदों से पेपर में यूँ का यूँ क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मैंने अपने तरफ से लगभग मोस्ट इम्पोर्टेंट अनुच्छेदों को करवा दिया है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लें। थैंक्स फॉर वाचिंग, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर ले चैनल को, ताकि आने वाली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सके। ठीक है, जय हिंद, धन्यवाद।